हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो एमसीक्यू सीरीज 12th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स हम स्टडी कर रहे हैं, उसी का आज हम जो सेकंड लास्ट चैप्टर हम बोल सकते हैं ओल्ड सिलेबस के बेस पे, और लास्ट चैप्टर न्यू सिलेबस के बेस पे, और उसकी हम आज सेकंड क्लास है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और चैप्टर में हालांकि हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कंजर्वेशन के लिए क्या क्या जो अलग अलग अप्रोचेज हैं वो की जाती हैं, काफ़ी डाटा वगैरह हैं वो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। तो आज हमारी जो सेकंड क्लास है, इसमें हम जो क्वेश्चन नंबर 16 to 30 सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले आप फर्स्ट पार्ट है जो फर्स्ट क्लास, उसको जरूर देखें, और उसी में आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक्स है वो समझ सकते हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर हमने जो पहले किए थे उनका भी बेनिफिट आपको इस पार्ट में लगेगा। तो आज का जो हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कुछ स्टेटमेंट आपसे इस टाइप के क्वेश्चन में मिल सकते हैं, करेक्ट या इनकरेक्ट से रिलेटेड। तो करेक्ट पूछा हुआ है कि कौन सी है, और इसमें दिया हुआ है अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट थ्री टू इंडिजिनस कैटफिशेज। तो इंडिजिनस का मतलब होती हैं जो हमारी एंडमिक भी बोला जाता है इनको, एंडमिक स्पीसीज जो किसी नेटिव एरिया पे रहती हैं। हालांकि इस टाइप का कोई डाटा अपनी एनसीईआरटी बुक में नहीं है कि भाई ये है या नहीं है थ्री टू एंडमिक स्पीसीज। इसके अलावा पार्थिमम इज ए एंडमिक स्पीसीज ऑफ आवर कंट्री। हालांकि ये चीज़ हम पढ़ते हैं, पार्थिमम है जो कैरेट ग्रास, ये क्या है, एक्जोटिक स्पीसीज है। फर्स्ट पार्ट में भी हमने इसके बारे में अच्छे से समझा था। एक प्रकार से इन्वेंशन ऑफ एलियन स्पीसीज की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है उसमें भी ये एग्जाम्पल पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा स्टेलर काऊ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, और ये तो एग्जाम्पल बिल्कुल आप अच्छे से समझ सकते हो। एक्सटिंक्ट स्पीसीज के कुछ एग्जाम्पल अपनी बुक में दिए हुए हैं, और उसमें ये भी एग्जाम्पल है। स्टेलर सी काऊ है, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है 1741 के आसपास। यूरोपियन कंट्री में इसको एक्सटिंक्ट मान लिया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और कुछ ऐसे ही चीजें आपको मिलती हैं एग्जाम में, कुछ एक लाइन है एनसीईआरटी की उठा के दे देंगे आपको, और कुछ लाइनें हैं हो सकता है आउट ऑफ एनसीईआरटी मिले। तो वहां पे यदि आपने एक पर्टिकुलर लाइन भी अच्छे से समझ रखी है ना, वहीं से आपका आंसर है वो इजिली सोल्व हो सकता है। इसके अलावा लेंटेना इज पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास। तो कैरेट ग्रास तो किसको बोलते हैं, हम पार्थिमम को बोलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे यदि कन्फ्यूजन है तो इस स्टेटमेंट ने ये कन्फ्यूजन हालांकि यहाँ पे दूर कर दिया है, तो हम मान सकते हैं ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द फेमस मस्क डियर हंगुल। तो ये आपको जो मस्क डियर है ये पता होना चाहिए किस एरियाज में मिलती है। तो यदि ऐसे भी पता है ना, तो देखो इसमें जरूरी नहीं कि नाम, जैसे जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे ये नेशनल पार्क वगैरह प्रेजेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और ऐसे तो बहुत सारे हम देख सकते हैं, नेशनल पार्क काफ़ी सारे होते हैं, सेंचुरीज काफ़ी हैं। तो कुछ पर्टिकुलर आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे इसमें जो हंगोलिया मस्क डियर है, ये आपकी जम्मू कश्मीर एरिया में मिलती हैं। और आपका जो हम बोल सकते हैं डेक डेकिंगम नेशनल पार्क है वो इसके लिए फेमस है। इसके अलावा तो काफ़ी कुछ आप डाटा वगैरह वो याद करना चाहो तो कर सकते हो, ये भी अपने अपने चीज़ों के लिए फेमस हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना कुछ पार्टिकुलर ही, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, तो ये कुछ, या गिर जो लाइन्स से रिलेटेड है, एक हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको बोलते हैं। थोड़ा कन्फर्मेशन, ये डाटाबेस क्वेश्चन है ना, ये तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, यदि आपको पता है तो इजिली आप इनको सोल्व कर लेते हो। नेक्स्ट, जॉइंट एफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम JFM भी बोलते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन मिलता है बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में ही। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, एक प्रकार से जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको एनहेंस किया जाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं प्रोत्साहन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो अपने लोकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो ये जो लॉन्चिंग है इसकी इंडिया के अंदर 1980 के अंदर की गई थी। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। ऐसे आपको डाटाबेस क्वेश्चन इस बुक में से कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इजी है चैप्टर। मैक्सिमम चीज़ें हमको याद रह सकती हैं, लेकिन कुछ डाटा हैं, कुछ हो सकती हैं, कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद विच इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स कंजर्वेशन। देखो ये थोड़ी चीज़ें हम समझ लेते हैं कि एक्स इन सीटू क्या होते हैं। तो एक्स में क्या है, जब हम
किसी भी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, जिसमें हम उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनका दोनों का आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाते हो। तो इन सीटू में क्या आता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके अलावा सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो कि थोड़ा सा होली मानी जाती हैं, पवित्र मानी जाती हैं, और उनके जैसे हम लोकली जैसे तुलसी का पौधा है, इसके अलावा पीपल है, तो इनको हम काफ़ी अच्छा मानते हैं नेचुरली, और हम मान सकते हैं कि इसके साथ हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही कुछ जगहें हैं सेक्रेड ग्रुप्स, वो भी क्या है, नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और सीड बैंक क्या होता है, एक एक्सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। इसके अलावा जर्म प्लाज्म बैंक है, पोलन बैंक्स हैं, ठीक है, जिसमें क्रायो प्रिजर्वेशन यूज किया जाता है, वो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल हैबिटेट से हम उनको बाहर प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइफ टू इट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑन अर्थ, शुरुआत से लेके जैसे जैसे जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो डाइवर्सिफाई हुई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैली है, देयर हैव occurred following number of episodes of mass extinction। मास एक्सटिंक्शन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा नंबर में जो स्पीसीज है वो उनका एक्सटिंक्ट होना। तो ऐसे मास एक्सटिंक्शन कितनी बार हो चुके हैं धरती पे, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, 5 टाइम्स, 5 बार जो मास एक्सटिंक्शन है धरती पे हो चुके हैं। मास एक्सटिंक्शन का मतलब जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, हालांकि उस टाइम उल्का पिंड मानते हैं कि मेटेराइट धरती से टकराया था, तो मैक्सिमम स्पीसीज है उस टाइम खत्म हो चुकी थी। फिर भी कुछ मैमल्स ऐसे थे जो कि जो बोरोज बिल वगैरह बना के रहते थे, वो प्रोटेक्ट हो चुके थे, इसमें बच गए थे, वरना मैक्सिमम जो स्पीसीज खत्म हो चुकी थी। ऐसे ही काफी एक्सटिंक्शन अर्थ को फेस करने पड़े हैं जब से अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है। तो इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो 5 एक्सटिंक्शन फेस किए हैं अर्थ ने। इवल क्वार्टेट, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी बनते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस में 4 मुख्य कारण होते हैं, तो इसमें बोला है कि डज नॉट इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड नहीं है। हैबिटेट लॉस तो इंक्लूड है, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज ये भी है, इसके अलावा ये को एक्सप्लोइटेशन या फिर ओ एक्सप्लोइटेशन या को एक्सप्लोइटेशन मान सकते हो इसको। को का मतलब को एक्सटिंक्शन भी बोल सकते हैं, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब है एक साथ नष्ट होना। मान लो 2 स्पीसीज एक दूसरे पे बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट है, एक स्पीसीज मान लो हमने नष्ट कर दी तो दूसरी भी खत्म हो जाती है साथ साथ में। और जो हंटिंग है, हंटिंग का कोई मतलब हम सब समझते हैं वेल क्वार्टेट में, तो 3 तो ये आ ही जाते हैं, को एक्सटिंक्शन वगैरह। इसके अलावा एक क्या आता है, इन्वेशन ऑफ, ये हालांकि आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। एक होता है, इन्हीं में 4 रहते हैं ना, तो एक हैबिटेट लॉस, एक फ्रेगमेंटेशन भी इसी में आ जाता है वैसे, और एक आता है ओवर एक्सप्लोइटेशन। ओवर एक्सप्लोइटेशन है वो आ जाता है, और ये को एक्सटिंक्शन होता है। तो 4 आ जाते हैं, 3 तो दे रखे हैं, तो ये ओवर एक्सप्लोइटेशन आता है। हंटिंग है वो नहीं आता इसमें डायरेक्ट, हम बोल सकते हैं, तो हंटिंग इसमें एक रीजन नहीं मान सकते। उसके बाद अमेजन रेन फॉरेस्ट कार्ड द लंग्स ऑफ प्लेनेट, हमारी धरती के फेफड़े माने जाते हैं। जैसे फेफड़े हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, CO2 है वो रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन उसमें इंसर्ट करते हैं, एक प्रकार से डिफ्यूजन से हम पढ़ते हैं ना, ब्रीदिंग है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ऐसे ही जो हमारी अर्थ है, अर्थ से जो CO2 का फिक्सेशन किसमें, ग्लूकोज में, और साथ में O2 है वो रिलीज करते हैं क्या, ज़्यादातर जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्री होते हैं। और ज़्यादातर सबसे बड़ा फॉरेस्ट क्या है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, और अमेजन रिवर है वो भी सबसे बड़ी नदी है आज के डेट में यदि हम बात करें। तो इनको लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर मात्रा में जो ऑक्सीजन है ना वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। और कितनी परसेंटेज बनाते हैं ये आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे ये 20% जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट पूरी अर्थ पे नहीं है ना, एक पार्टिकुलर एरिया में ही है, तो बहुत अच्छा खासा परसेंटेज है। फिर भी देखा जाए तो 50% कौन करते हैं CO2 फिक्सेशन की बात करें, तो ये आपके ओशंस करते हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं। ओशंस या फिर जो एल्गा वगैरह है, समुद्रों में पाए जाने वाले जो भी ऑटोट्रोप्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एल्गा है ना, बहुत ज़्यादा CO2 फिक्सेशन करते हैं या फिर O2 रिलीज करते हैं। और ये जो बचा हुआ 50% है, उसमें से 20% बोल सकते हैं हम अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो CO2 फिक्सेशन या फिर ऑक्सीजन रिलीज का काम करते हैं। उसके बाद द टैक्सा बिलीव्ड लाइकली टू जॉइन द एंडेंजर्ड कैटेगरी इन नियर फ्यूचर, तो ये कुछ आती हैं स्पीसीज, जैसे एक्सटिंक्ट है जो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसके अलावा एंडेंजर्ड है,
एंडेंजर्ड का मतलब जो अभी खतरे में है, और एक होती है जो इसने पूछा है कि फ्यूचर में एंडेंजर्ड में आ सकती है, वो कौन सी होती है? वनरेबल। वनरेबल का मतलब संभावना है, संभावित। तो ऐसे कुछ स्पीशीज की कैटेगरी बनाई हुई है IUCN ने, और इन्हीं की जो डिटेल है वो रेड डाटा बुक में मिलती है कि इन स्पीशीज को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मान लो जैसे वनरेबल है ना, इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन एंडेंजर्ड पे सबसे ज़्यादा ध्यान है। अब इन पे तो क्या ही ध्यान दें, ये तो एक्सटिंक्ट ही हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? वनरेबल से रिलेटेड पूछा हुआ है। एक्सटिंक्ट खत्म हो चुकी हैं, रेयर तो वो होती हैं जो बिल्कुल कम मिलती हैं, हो सकता है किसी दूसरे एरिया में वो अच्छी मिले। इसके अलावा लिविंग फॉसिल तो क्या है? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक प्रकार से बहुत प्रिमिटिव टाइप के करेक्टर्स हैं वो शो करते हैं। तो वनरेबल ही इसका हमारा आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंटली ए मेजर काज ऑफ द ग्लोबल रिडक्शन इन द बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी जो ग्लोबल लेवल पे कम होती जा रही है, उसका क्या इसने पूछा ना, नोट टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, ध्यान रखना आप। तो ओवर एक्सप्लोटेशन तो है, हमने देखा था, इवल क्वार्टेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है यहाँ पे। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना ज़्यादा हैबिटेट लॉस, ये फिर हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस है ना, वो नहीं देखने को मिल रहा। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्रेडिएटर्स एंड डिजीज, तो ये तो आपका इविल क्वार्टेट से रिलेटेड ही है। तो इविल क्वार्टेट में इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, और एक है जो ग्लोबल वार्मिंग। ये इन फ्यूचर यदि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होएगा ना, तो वाइडर लेवल पे होएगा, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होएगा। तो पार्टिकुलर अभी इसका ग्लोबल वार्मिंग का बायोडाइवर्सिटी लॉस पे ज़्यादा बड़ा कारण नहीं है। Which of the following characteristics would cause a country to consider a high priority region for the conservation efforts? तो इनमें से आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक कंट्री के कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मान लो कोई कंट्री है, उसके पास ऐसा क्या गुण होना चाहिए जिसके बेस पे उसको हम ये मानने की उसको ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो उसके पास क्या होना चाहिए? हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म मतलब उसके पास ऐसी स्पीसीज होनी चाहिए जो उस पार्टिकुलर एरिया में ही मिले, और तभी कंजर्वेशन की जरूरत है। मान लो वहाँ पे कंजर्वेशन नहीं कर पाए हम, और वो स्पीसीज वहीं से खत्म हो चुकी, तो वो तो डायरेक्ट एक्सटिंक्ट में चली जाएंगी। तो इसलिए यही इसका आंसर रहेगा। इसके अलावा देख लो आप, हैविंग लो स्पीसीज रिचनेस, उसकी तो क्या ही जरूरत है जब स्पीसीज रिचनेस बहुत कम है। हैविंग लिटिल नेचुरल हैबिटेट रिमेनिंग, और जिसके बहुत कम जो नेचुरल हैबिटेट बचे हुए हैं, तो उनका भी कोई ऐसा रीजन नहीं है कि उसको कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर हमारा हम मान सकते हैं कि हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म ज़्यादा देखने को मिलती है ना, उस केस में उसको हम मान सकते हैं कि क्या ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अप्रोच फॉर इन सीटू कंजर्वेशन? इन सीटू कंजर्वेशन के लिए कौन सी अप्रोच, मतलब इन सीटू का एग्जाम्पल नहीं है, सिंपली ये पूछा हुआ आपसे। बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हैं, या नेशनल पार्क जिनको हम बोलते हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें सैकर्ड ग्रूव्स, सैकर्ड ग्रूव्स हैं इन सीटू में आते हैं। इसके अलावा सेंचुरीज हैं, ये इन सीटू में आती हैं। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये भी इन सीटू में आते हैं। 3 तो हमारे कन्फर्म ही हैं इन सीटू में आएंगे। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये कुछ ऐसे मान सकते हैं हम, कुछ ऐसे जूलॉजिकल पार्क, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को बाहर से लेके प्रोटेक्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कन्फर्मेशन हमारी इन तीनों चीज़ों की है। तो यह तो इन सीटू में आएंगे। नोट का पूछा है तो जाहिर सी बात है ये आपका वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज? तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, कि आपके लिए जस्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल सकते हैं, जिसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। उसके बाद द एक्टिव केमिकल ड्रग रेस्प्रीन। रेस्प्रीन एक प्रकार की दवाई होती है जो कि क्या करती है, बीपी यदि बढ़ जाता है ना, तो उसको लो करने का काम कर सकते हैं। तो लोअरिंग एजेंट का काम कर सकती है। किस चीज़ को लोअरिंग का? बीपी लोअरिंग एजेंट का काम करती है। ज़्यादातर हॉर्सेज वगैरह में यूज की जाती है ये। तो किस प्लांट से निकाली जाती है? डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। राउ वोल्फिया से निकाली जाती है। इसके अलावा दतूरा, एट्रोपा और पेपेवर वगैरह है ना, इनसे भी काफ़ी ऐसी ड्रग्स निकाली जाती हैं। इनके अलग अलग यूज रहते हैं। जैसे पेपेवर सोमनीफेरम है, इससे कुछ ऐसी दवाइयाँ निकाली जाती हैं, ड्रग्स। हालांकि वैसे तो टॉक्सिक होती हैं ये चीज़ें तीनों ही, लेकिन इनसे हम मेडिसिनली इनको यूज कर सकते हैं, कार्डियक वगैरह, या फिर ज़्यादातर जैसे पेपेवर सोमनीफेर हैं, कुछ कार्डियक
इन्फ्लेक्शन या फिर कुछ डिजीजेज वगैरह इनको क्योर करने के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जब बन जाता है ना, तो एस्पिरिन तो आपकी रोफोलिया से ही वोल्फिया से ही निकाली जाती है। उसके बाद विच ऑफ द बिलो मेंशन रीजन एग्जिबिट्स लेस सीजनल वेरिएशन, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे सीजनल वेरिएशन कम से कम मिले। तो सीजनल वेरिएशन जैसे इंडिया में तो अच्छी खासी मिलती हैं, और ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पे मतलब एक फिक्स टाइप की बोल सकते हैं कंडीशन रहे। और ये आपका सिंपली यदि बात करें ना, हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलने का, डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलने का कुछ रीजंस होते हैं पार्टिकुलर। तो उनमें क्या है कि सीजनल वेरिएशन भी यदि कम से कम होगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये रीजन आपको पता है कहाँ होते हैं, ये होते हैं ट्रॉपिकल रीजन जो होता है इक्वेटर रीजन के आसपास। तो इक्वेटर रीजन पे खास बात क्या है कि ज़्यादातर जो टेम्परेचर है वो अच्छा खासा मेंटेन रहता है, बारिश वगैरह एक मतलब बोल सकते हैं सदाबहार रीजन रहता है वो, 12 महीने है ना वहाँ पे अच्छी धूप निकलती है। और अच्छा जैसे हम साउथ में जाएं इंडिया के, वहाँ पे धूप ही मिलती है, सर्दियों में भी अच्छी खासी धूप निकलती है। तो वहाँ पे क्या है डायरेक्ट हम मान सकते हैं सनलाइट सीधी गिरती है। और जैसे जैसे हम टेम्परेट रीजन पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे क्या है सर्दी गर्मी में, जैसे हमारे जो नॉर्थ रीजन है इंडिया का, तो वहाँ पे क्या है सर्दियाँ आती हैं गर्मियाँ आती हैं, इस तरीके से वेरिएशंस काफ़ी सारी देखने को मिलती है। तो ये तो एक प्रकार का ओरिएंटेशन का फ़र्क है, जो अर्थ किस तरीके से ओरिएंटेड है, किस तरीके से वो टिल्टेड है, झुकी हुई है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर लोकेशंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की। तो टेम्परेट रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलती है हमारी सीजनल वेरिएशन देखने को मिलती है। तो ट्रॉपिक में कम से कम मिलेंगी, याद रखना, टेम्परेट में ज़्यादा मिलेंगी। अल्पाइन टुंड्रा वगैरह तो कौन से रीजन है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलती है। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डिस्कस द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, रियो डी जेनरो इन 1992। तो जो कन्वेंशन हुई थी, जो एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने से रिलेटेड कुछ ऐसे नियम वगैरह है, कुछ ऐसे सुजेशंस हैं, वहाँ वो सुने गए थे कंट्रीज एक दूसरे से जो मेंबर थे, और वो उनको लागू किया गया था। तो सबसे पहला जो सम्मेलन था वो क्या अर्थ समिट के नाम से ही देखने को मिला है। तो अर्थ समिट का तो हालांकि बुक में भी डिस्कशन किया हुआ है, इसके अलावा इनका कोई जिक्र है नहीं है वैसे। इसके अलावा आप पढ़ो तो इनको बारे में और थोड़ी डिटेल ले सकते हो। तो इस तरीके से आज हमने जो थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो यहाँ तक कंप्लीट कर ली हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम जो बचे हुए 31 to 45 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब रखें। वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।